हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा कि आप सबको पता है, हमने गॉस का नियम था वो पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसको हमने प्रूव भी कर लिया था। आज जो है हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग यानी इसकी क्या एप्लीकेशन है उसको समझेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके बहुत सी डेरिवेशन आएगी, उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो आज जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी यानी गॉस के नियम का जो अनुप्रयोग है, कहाँ यूज होता है आपका, तो वो होता है कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। ठीक है, आपको क्या है, जैसे मान लो कोई आपकी अनंत लंबाई की कोई तार है, ठीक है, कोई वायर है इन्फिनिटी तक, कोई इन्फिनिटी वायर है आपके पास, ठीक है, मतलब अनंत लंबाई का है, और उस पर क्या चार्ज आवेशित है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो वायर होती है, ठीक है, उसमें चार्ज कुछ इस तरीके से उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है यानी फैला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वायर ऐसी सरफेस के लिए हम लेते थे रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, जब किसी वायर के ऊपर आपका कुछ आवेश कुछ इस तरह से वितरित होता है तो उसको हम रेखीय आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो इस सबको मिला के यानी उसकी जो घनत्व होता है वो कितना होता है आपका, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, यानी जो आपका रेखीय आवेश घनत्व है किसी भी वायर के ऊपर जब आपका क्या होता है आवेश वितरित होता है, ठीक है, तो उसका जो घनत्व हम लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व, उसकी वैल्यू होती है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, लैम्डा यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व होता है आपका। ठीक है, तो ये हमने पिछली वीडियो में आपका डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आपके पास कोई ऐसी आवेशित तार है, इसके कारण किसी बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, यानी हमें ई निकालना है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो इसका जो हमें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का गणना करना है उसको वो हमें गाउस के नियम के थ्रू करना है, गाउस के नियम के द्वारा करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गाउस का नियम जो लगता था बंद सरफेस में लगता है, ठीक है, क्लोज सरफेस में लगता है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा इसके चारों। ठीक है, तो अगर हमें इस आवेश को क्या करना है, क्लोज करना है, बंद करना है, तो इसके लिए हमें इसके चारों ओर क्या बनाना पड़ेगा, एक हमें बनाना पड़ेगा बेलन। ठीक है, तो जो इसका पृष्ठ बनेगा वो बेलनाकार आकार का बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसा बना दो बेलन। ठीक है, इस तरीके से बेलन। तो ये जो अब ये आवेश है इसके अंदर, ये क्या हो गया, अब बंद हो गया आपका। ठीक है, क्लोज हो गया। तो इस पृष्ठ को बोलते हैं हम गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, तो जिसकी रेडियस आपकी कितनी है, आर है। ठीक है, ये रेडियस ले लेते हैं यहां से यहां तक, और एल इसकी लेंथ है। ठीक है, ठीक, अब हमारे पास जो ये आपका ये जो डायग्राम बना है, ठीक है, जो बेलन बना है, अब इससे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले इसमें टोटल निकालना पड़ेगा कि इससे इस बेलनाकार पृष्ठ से कितना फ्लक्स हमारा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो बेलनाकार पृष्ठ से जो हमारा फ्लक्स गुजरेगा वो कितना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसकी पहले हमें कौन कौन सी इसमें कितनी सरफेस है। तो इसमें जो सरफेस है आपकी 3 सरफेस हैं। ठीक है, एक S1, एक है S2 और एक ये वाली S3। ठीक है, इसको हम समझते हैं जैसे सपोज, तो इसको कुछ इस तरीके से समझना कि आपके पास इस तरीके से कोई बेलन है। ठीक है, तो एक पृष्ठ ये हो गया इसका, एक ये हो गया, इसको मैंने S1 लिया है इस साइड वाले को, इस साइड को S2, और बाकी ये जो होगा ना इसका ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा इसका गोल होगा। इसमें तो आपको देखो ऐसे दिख रहा है ये, मगर ये क्या होगा, गोल होगा ये वाला जैसे। ठीक है, जैसे पेन है, पेन का ये हिस्सा गोल है बीच में, तो इस तरीके से गोल होगा। तो ये वाली सरफेस हमने ले ली S3। ठीक है, ये S3, S2 और ये S1, क्योंकि यहां से फ्लक्स निकलेगा, यहां से फ्लक्स निकलेगा, और एक इसके गोल वाले हिस्सा जो है इससे फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो 3 जगह से इसका फ्लक्स क्या होगा, आपका गुजरेगा। तो इसलिए हम इसका जो एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, एक इस साइड ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं DS2, एक इस साइड को छोटा सा हिस्सा ले लेंगे जिसके कारण क्या होगा, आपका फ्लक्स निकल रहा होगा। ठीक है, इसका ले लेते हैं DS1, और एक इसका ले लेते हैं छोटा सा सरफेस। ठीक है, इसको ले लेते हैं DS3। अब आपको पता है DS
ये क्यों लिया है हमने, क्योंकि ये पूरे हिस्से से निकालना है, तो पहले हम एक उसके छोटे से हिस्से से जो फ्लक्स गुजरेगा उससे निकालेंगे, ठीक है। वैसे इसका टोटल सरफेस ना लेके उसका छोटा से हिस्से का निकालेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। वैसे ये जो गोल वाला हिस्सा है बीच का, उसका हम छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा वो निकालेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे हिस्से का निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको अब यहाँ पे चेक करना है जो ये क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, ऐसे बाहर की तरफ होगी, क्योंकि आपको पता है प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होती है, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी कहाँ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बाहर की तरफ बना देते हैं, तो मैं कुछ बनाऊंगा आपका, ठीक है। ऐसी नीचे की तरफ भी हो सकती है, ठीक है। जो नीचे वाले प्लस है उनके कारण कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ होगी, ठीक है। ऐसे नीचे की तरफ, ठीक, ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे यहाँ पे भी ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ठीक। और ये जो सरफेस है, ठीक है, ये जो पृष्ठ है छोटा सा जो हमने लिया है, इसमें जो सदिश वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ये जो ds2 है ये कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, बाहर की तरफ। इस वाले में ये इस तरीके से बाहर की तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, लंबवत बाहर की तरफ होती है। और ये हो गया आपका ई, ठीक है। इस वाले में कहाँ होगी, ठीक है, इस वाले में भी ये लंबवत बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, बाहर की तरफ है, ठीक। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे आपका जो S1 पृष्ठ है ना, यहाँ पे DS1 और E के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना बन रहा है, देखो E भी यहाँ से जो E जा रहा होगा वो भी बाहर की तरफ होगा और DS3 भी बाहर की तरफ, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम में क्या क्या हो रहा है वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब हम इसकी डेरिवेशन निकालते हैं कि टोटल जो ये आपका बेलन है इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, ठीक है, कुल फ्लक्स, ठीक। तो फाई टोटल हम लिख लेते हैं, यहां से जो गुजरेगा उसे हम फाई 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहां से जो गुजरेगा फ्लक्स उसको फाई 2 ले लेते हैं और यहां से जो गुजरेगा उसे ले लेते हैं हम फाई 3, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको पता है फाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम इस वाली सरफेस के लिए निकालें, ठीक है, जो ds वाले है, तो इसके लिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे S1 लिख लेता हूं मैं, और इसके लिए फॉर्मूला आपका होगा, वो फॉर्मूला होगा E ds1 cos थीटा, ठीक है। इसको थीटा बना दिया मैंने। ऐसी इस वाली सरफेस के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं S2 E ds2 cos थीटा। इस वाली सरफेस के लिए लगा लेते हैं S3 E ds3 cos थीटा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, फाई का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, E ds cos थीटा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया आपका, ठीक है। तो फाई 1 की जगह जो फाई 1 है वहां पे S1 सरफेस है, फाई 2 जो है वहां पे S2, फाई 3 के लिए S3, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो थीटा है ना, ये इनकी वैल्यू रख देंगे बस। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आपका कितना बन रहा था, 90 बन रहा था, ठीक है, S1 वाले में, और इस वाले में 90 और इसमें 0, तो यही हमें पुट करना है। तो इसमें पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका S1 E ds1, यहाँ पे पहले 90 रखेंगे, ठीक है। तो cos 90 कितना होता है, 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। प्लस यहाँ पे S2 वाले में भी, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको हमने वैसे डायरेक्ट 0 लिख लेना था, चलो कोई नहीं, 0 प्लस S3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका E ds3 cos 0, ठीक है, यहाँ पे cos 0 लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये भी 0 हो जाएगा, केवल यहाँ से जो होगा E बाहर आ जाएगा, और E बाहर आएगा तो, और ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो केवल ये जो इंटीग्रेशन होगा ना S3 वो ds3 का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ds3 जो है ये कौन सा वाला सरफेस है आपका, ये है गोल वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, बीच वाला हिस्सा।
और ये कैसा है, वक्र पृष्ठ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πrl। तो क्योंकि इसकी लंबाई l है तो और रेडियस r है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो फाई टोटल आएगा वो आएगा आपका e और s3 जो इसका इंटीग्रेशन होगा तो 2πrl। ठीक है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वक्र पृष्ठ है यानी ये बीच वाला हिस्सा तो ये गोल है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πrl। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब पूरा हिस्सा आएगा। ठीक है, ये वाला ही नहीं आएगा छोटा सा, ये पूरा हिस्सा आएगा। ठीक है, क्योंकि S3 के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो पूरे हिस्से से जो पूरा हिस्सा है उसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आ गया 2πrl। ठीक है, तो इसे बना लेते हैं हम समीकरण 1। इसके बाद हम देखना है इसके अंदर कुल आवेश कितना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं बेलनाकार पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश। तो कितना आवेश है इसके अंदर, Q कितना है, तो Q हमने एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा था लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू Q/L। ठीक है, तो यहां से Q की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, लैम्डा इंटू एल। ठीक है, आपको पता है ना फॉर्मूला किसका है, रेखीय आवेश घनत्व का, तो ये रख देंगे हम लैम्डा इंटू एल। ठीक है, और गाउस के नियम अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार क्या है, जो आपका टोटल फ्लक्स होता है, ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, वो Q/ε0 के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे Q की वैल्यू रखें तो कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू L/ε0। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, ये भी टोटल ले लेते हैं इसे। ठीक है, तो ये लगाओ, ये भी टोटल फ्लक्स है, ये भी टोटल है। गाउस ने क्या बोला था, किसी भी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है, वो आपका लैम्डा इंटू L/ε0 आ गया। और जो हमने ऊपर निकाला कि इससे जो टोटल फ्लक्स गुजरेगा, चाहे वो यहां से वाली सरफेस हो, यहां से हो, यहां से हो, वो कितना होगा, E इंटू 2πrl। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो इन दोनों को इक्वेशन को बराबर रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, दोनों को हम बराबर रख देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों फ्लक्स है टोटल, तो ये हो जाएगा E 2πrl इक्वल टू लैम्डा L/ε0। तो इससे देखो क्या क्या कट रहा है, L से L कट गया आपका, तो E इक्वल टू कितना बच रहा है, E इक्वल टू देखे तो ये 1/2πr, ये इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितना बचा, यहाँ पे बचा आपका 2πr और ये बचा λ/ε0। ठीक है, तो इतना ही आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। ठीक है, तो इतना आपका इस जो आपकी अनंत लंबाई की आवेशित तार है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू इतनी होती है। इसको हम इस तरीके से भी लग सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4πr और ये हो जाएगा 2L/ε0। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, यानी गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग था ये। ऐसे ही हम अब दूसरा अनुप्रयोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके लिए नई वीडियो इसमें बनाते रहूँगा। क्लास 12 का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू।